नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 अगस्त को जो पूछे गए थे प्रश्न। 29 अगस्त थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए थे ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी 2022 पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस इसीलिए 25 प्रश्न इसीलिए क्योंकि 5 क्वेश्चंस ऐसा था जो बार बार हर एक शिफ्ट में रिपीटेड था, तो वो क्वेश्चंस को हमने खत्म कर दिया है, मतलब वो क्वेश्चंस को हमने रिमूव कर दिया। टोटल 20 क्वेश्चंस गिना चुना है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और शेयर नहीं किए तो अभी पास शेयर कर दीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जॉब का नोटिफिकेशन हो या आपका क्लास के रिलेटेड कुछ भी हो, तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। आज आपका थर्ड शिफ्ट का चलेगा 29 अगस्त। ठीक है, कल आपका सेकंड शिफ्ट क्लियर हो गया था। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। यदि किसी प्रश्न बोला जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो कौन सा त्रिभुज है, ये आपको बताना है। साफ साफ बोले जा रहा है कि एक त्रिभुज आपके पास है, उसका एक कोण जो है ना अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। यानी कि साफ साफ है कि यदि कोई त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज है आपके पास, तो ये एक कोण जो है ना, ये दो कोण जो एक्स्ट्रा दो कोण बना, ये दोनों को योग करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो वो त्रिभुज क्या होगा? क्या समबाहु त्रिभुज होगा? नहीं, समबाहु त्रिभुज तो कभी नहीं होगा, ये बराबर। ठीक है, माफ कीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज भी नहीं हो सकता है, भुजा बराबर है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को आप कैसे लिखते हैं? इस प्रकार तो ही लिखते हैं समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज को आप इस प्रकार लिखते हैं तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये कोण 90 डिग्री, आपको पता है। जब ये 90 डिग्री होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप बात जानते होंगे। तो 180 डिग्री ऑलरेडी 90 यहाँ पे है, तो यानी कि 45 इधर आ जाएगा। तो यही तो प्रश्न बोल रहा है मेरे दोस्त, अन्य दो कोणों के योग बराबर है, तो ये दोनों का कोण योग कीजिएगा 90 के बराबर हो जाएगा, यानी ये समकोण त्रिभुज है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न थे, ये समकोण त्रिभुज है। चलते हैं आगे नंबर प्रश्न की ओर। दो संख्याएं का अनुपात दिया गया है, 3:2 है। इसका लघुत्तम और महत्तम समावर्तक भी आपके सामने दिया गया है, तो आपको यह बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का अनुपात 3x 2x हम मान लेते हैं। ठीक है, x वो हम माने कि x का वैल्यू वो पुट करेंगे जो संख्याएं x से गुना करने पर वो संख्याएं डायरेक्ट निकल के आप लोग के सामने आ जाए। ठीक है, तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, कि संख्याओं का जो गुणनफल होगा ना, जो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर हो जाएगा, गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा यहाँ से? 3x इंटू 2x तो 6x² बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, तो एलसीएम 24 और एचसीएफ 4 है, यानी कि ये 96 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ 16 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। समझ गए? यानी एक्स स्क्वायर करने का मतलब है 16 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यदि 4 है तो 4 रखेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। यानी वो संख्याएं जो है, सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्याएं मेरे पास निकल के आ रहा है 12 है। छोटी संख्याएं पूछता तो छोटी संख्याएं 8 हो जाता। यदि 12 और 8 का यदि आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम 100% 24 आएगा और एचसीएफ 8 आएगा। समझ गए? यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। यदि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है तो घन का किनारा क्या है? घन का आयतन दिया गया है मेरे दोस्त, ये आपके पास घन है। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है ना वो एक क्यूब होता है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यानी भुजा का क्यूब। जैसे मान के चलिए ये भुजा आपका 2 है, तो इसका पूछेगा आयतन कितना, तो सिंपली 2 का क्यूब कर दीजिए, यानी इसका आयतन 8 हो जाएगा। तो यानी इसका आयतन एक क्यूब है, लेकिन ये है 729 के बराबर। साफ साफ बोला गया कि इसका आयतन ही इतना है, तो यहाँ से भुजा क्या मेरे पास निकल जाएगा? तो हाँ, भुजा निकल जाएगा 9, यानी 9 का क्यूब करेंगे 729 चले आएगा, यानी 9 इसका भुजा है, 9 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 8 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे कोई एक संख्या भी दिया रहेगा या 3 संख्या भी दिया रहेगा। समझ गए? 7.44 यदि है, ये डॉट 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 का मतलब है अपरिभाषित, मतलब ये संख्याएं बार बार चलते ही जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। ठीक है, तो सिंपली हम इसको करने के लिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 7 पे पावर बार लगा देते हैं। बार का अर्थ ये हुआ कि 4 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी छत लगा देते हैं 4 के ऊपर। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7.4 पे पावर छत प्लस 3.7 पे पावर छत अब माइनस 2.5 पे पावर छत। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ठीक है,
तो यहाँ से मोटे तौर पे जो पूर्णांक है, तो पूर्णांक को सबसे पहले काम क्रिया कर लेते हैं। तो 7 3 10 में 2 गया 8। मोटे तौर पे यहाँ हम देखा जाए तो पूर्णांक आपका 8 निकल के आया। समझ गए, यहाँ से 8 निकल के आया। अब इसका काम क्रिया करना है, तो इसका काम क्रिया करने के लिए आप क्या बता गए कि जो भी संख्याएं हैं यदि ऊपर पे एक छत है तो आपके पास 1 9 दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका तो काम क्रिया ऑलरेडी हो चुका है ना 7 3 2 का। अब 7 का इसी प्रकार करेंगे तो 7 बटे 9 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस इसी प्रकार 5 पे करेंगे तो यदि 12 है तो 1, यदि 2 संख्या पे रहता तो 99 देते। ठीक है, तो इसका यदि काम क्रिया करते हैं तो 9 एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 4 11 हो गया, 11 में 5 जाएगा तो 6 बटे 9 हो जाएगा। यानी कि मोटे तौर पे पूर्णांक मेरा निकला क्या था, 8 और प्लस 6 बटे 9, यानी ये जो हो जाएगा तो 9 अट्ठे 72 6 78 बटे 9 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए यहाँ से, यानी ए आपका उत्तर होगा। ठीक है, इसको आप सिंपली ये नहीं कर दीजिएगा कि 7.44 इसको जोड़ के और सिंपली आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्म आपको पता रहना चाहिए, इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो इसको यहाँ से इजीली आप सॉल्व कर सकते थे, इसका उत्तर दे सकते थे। चलते हैं आगे की ओर। कोई भी परेशानी आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं उत्तर 100% दूंगा। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ट्रेन 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 मिनट में पार करती है। तो आपको ये पता करना है कि ट्रेन, यदि वही ट्रेन एक बिजली के खंभे को पार करेगा तो कितना समय लगेगा। यदि कोई ट्रेन यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना मेरे दोस्त, यदि किसी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वो ट्रेन का लंबाई, यानी ट्रेन का लंबाई को एक्स मान लेते हैं, और वो प्लेटफॉर्म की लंबाई जुट जाता है। ये बात तो आप लोग मानते हैं। ठीक है, यदि कोई ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, कोई ब्रिज को कोई लंबाई ब्रिज दिया गया उसको पार करे, या कोई सुरंग को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा जुट जाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ से मेरा क्या निकल के आया, x प्लस 90, यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। जा रहा है कितनी गति से, 54 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन यहाँ तो मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 54 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग दिया जाता है किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है, तो 18 तो या 54 हो गया, यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि इतने आपका जो डिस्टेंस था, इतना जो आपका ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई था, इतने गति से ये जा रहा है, इसको जाने में आपका 60 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि समय आपको यदि निकालना है मेरे दोस्त, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूरी आप लोग के लिए यही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, यही तो दूरी है। और आपका चाल मीटर पर सेकंड में निकल के आया 15। टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल समय आपका 60 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते थे x प्लस 90, यहाँ से ट्रेन की लंबाई मेरा निकल जाएगा, तो कितना निकला, 15 छक्के 90, यानी 900, तो x बराबर 810। x का वैल्यू निकला, x को क्या माने थे, यही तो हम ट्रेन की लंबाई माने थे x को। तो अब बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, बिजली के खंभे की तो लंबाई कुछ होगा नहीं, यानी बिजली के खंभे को पार कर, यानी ट्रेन तो खुद पार होगी, यानी ट्रेन की डिस्टेंस कितना है, 810 मीटर। इसका चाल कितना है, 15। अरे चाल 15 मीटर पर सेकंड तो निकला था, ये तो मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, यानी सेकंड में इसका उत्तर आएगा। तो यानी कितना आ जाएगा, 15 से 6 बार करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 15 पचे 75 यहाँ से हो जाएगा, तो फिर 6 15 चौके 60, यानी 54 सेकंड में आपका ये एक खंभा को पार कर देगा। 54 सेकंड इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, ठीक है। सिंपली ये याद रखना है आपको, कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई या ट्रेन की लंबाई तो टोटल जुट जाएगी, और कितने गति से जा रहा है यदि उससे आप भाग देते हैं तो वो समय क्रॉस करने का समय निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से हम ट्रेन के लिए यदि खंभा को पार करना तो खंभे की लंबाई तो है नहीं, ट्रेन की लंबाई जरूरी है निकालना, तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकाल लिए, बस खंभे को यहाँ से क्रॉस करवा दिए, 64 सेकंड में खंभा गायब। समझ गए, चलते हैं आगे की ओर। इसका मान क्या होगा, बहुत ही इजी प्रश्न था, प्लस माइनस। ठीक है, 143 यहाँ पे है, माइनस यदि भाग दिया जाए तो ये 9 बार में जाएगा, फिर गुना 3 है, -1 है। तो सबसे पहले आपको गुना का काम क्रिया करना होगा। बोधमास आप लोग पढ़े होंगे, बोधमास बोधमास आप लोग पढ़े होंगे, पहले ब्रैकेट का काम क्रिया, तब का काम क्रिया, तब भाग का काम क्रिया, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटा का। ठीक है, यानी ब्रैकेट, तब का, तब भाग का, तब गुना का, प्लस का, माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार तब यहाँ से गुना का करना पड़ेगा, 443 -27 और -1,
ठीक है, तो ये प्लस में, ये दोनों माइनस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 143 माइनस 28। यहाँ से करते हैं, यदि माइनस करेंगे तो इकाई डिजिट पे 5 आएगा, 5 इकाई डिजिट पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट माइनस ना करके जितने जल्दी हो सके आंसर क्या आ रहा है वो आंसर पे आप लोग फोकस कीजिएगा। समझ गए, चलते हैं आगे की ओर। 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, एक बेटे की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु के 2 थी। ठीक है, एक मदर थी, उसका बेटा यानी सन को मान लेते हैं, उसका माँ की आयु की 2 थी, यदि माँ की आयु 5x थी तो बेटे की आयु 2x थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोला जा रहा है 5 साल बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी हो जाएगी, यानी कि बेटे की आयु का दुगुना माँ की उम्र हो जाएगी 5 साल बाद, तो माँ की वर्तमान आयु बताना। तो माँ और जो सन था इसका कितना था वर्तमान आयु का अनुपात, 5x इंटू 2x, यही था ना। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि 5 साल बाद, यानी 5 साल ऐड करेंगे हम, 5 साल बाद इसका आयु का अनुपात क्या होगा, अरे यही तो होगा 2 1, यानी कि बेटे की जो आयु है वो माँ की आयु से आधी है। साफ साफ बोला जा रहा है आयु। तो यहाँ से आप बराबर कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5 बराबर 4x प्लस 10। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5। तो x का वैल्यू 5 निकला, तो यहाँ से मदर की आयु आप आराम से निकाल सकते थे, 5 5 25, और बेटे की भी आयु निकाल सकते थे, 5 दूनी 10। तो पूछा क्या गया, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो माँ की वर्तमान आयु 25 साल है, इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से आप, ये मेरा वर्तमान आयु याद रखिएगा, ये मेरे वर्तमान आयु है, यदि वर्तमान आयु में यदि हम 5 साल माइनस 5 साल हम यदि प्लस, साथ साथ बोला जा रहा है ना, 5 साल प्लस कर देंगे तभी तो इसका 2 1 के अनुपात आएगा। बस यहाँ से इजीली हम लोग करके निकाल सकते, इसको अलग मेथड से भी बना सकते थे, लेकिन ये बहुत शॉर्ट मेथड है, इसको आप लोग अपना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। यदि किसी बंद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इस घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले ये ज्ञात रहना चाहिए आपको कि एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाता है मेरे भाई 6a² हो जाता है। ठीक है, यदि इसका चारों दीवारें का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो 4a² होता है, लेकिन टोटल पूछ रहा है तो 6a² हो जाएगा। तो 6a² जो हो जाएगा, ये किसका वैल्यू है 6a², तो यही तो वैल्यू 1014 दिया गया है। साफ साफ यही तो बोला है कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1014, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, इसका वैल्यू 1014 है। तो यहाँ से a² का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 600, इसको घटा दीजिएगा, 6 का 6 चला जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 6 छः के 36। ठीक है, 36 जगह 6 9 54, यानी 169। यदि a² का वैल्यू 169 आया तो आप बोल सकते हैं a का वैल्यू 13 आ जाएगा। ठीक है, तो a क्या है, तो यही तो भुजा है, ये 13, तो यही तो भुजा है आपका, 3 नंबर इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। ये प्रश्न आप लोग कीजिएगा, आप लोग करके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। संभवतः इतना मैं बोला जा रहा हूँ कि ये प्रश्न में आप लोग के 2 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका एक बेहतरीन टिप्स बता दूंगा आप लोग को, जिसमें कि सबसे मात्र 5% स्टूडेंट ने इसका करेक्ट जवाब दिए थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। समझ गए, तो ये क्वेश्चंस को मैं एक बार और रिपीट लेके आऊंगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और 2 3 विधि से इसको बता देंगे। समझ गए, इसमें टाइम लगेगा, इसको एक प्रॉपर एक अलग से हम समझा देंगे। आप लोग इस सवाल को कम से कम कमेंट बॉक्स में, सही हो या गलत हो, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तब उसके बेसिस पे मैं आपको अलग विधि से बताऊंगा कि आपका मेथड क्या था और यहाँ से क्या मेथड आपको बनाना है इसको। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर पे। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है, यानी कि बॉयज का अनुपात और गर्ल का अनुपात जो है 7x/9x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 189 है, लड़की है कितना, लड़की तो है 9x, लेकिन बोला जा रहा है ये 9x नहीं है, ये आपका 189 इस जगह पे, 9x के जगह पे 189 है। तो 9x के जगह पर यदि 189 है तो x का वैल्यू तो कुछ रखना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कुछ क्या रखे जो गुना करने के बाद 189 हो जाए, तो सिंपल 9 से इसको कटाइए, तो 9 दूनी 18, 9 1 9, यानी कि x का वैल्यू गुरु 21 रखना पड़ेगा। x का वैल्यू यदि 21 रखते हैं तो ये दोनों मेरा वैल्यू बराबर हो जाएगा। इसी तरह का यदि x का वैल्यू 21 निकल गया तो बस यहाँ से बॉय में 21 फिट कर दीजिए, 7 1 7, 7 दूनी 14। पूछा क्या गया है, तो बॉयज का ही पूछा गया, लड़के का क्या है, तो लड़के का 147 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ठीक। रेशियो बहुत शॉर्ट मेथड होता है मेरे दोस्त। हर एक आपका कितना भी प्रश्न हो, मैथ्स में कोई कितने भी प्रश्न हो, सब आप रेशियो से बनाना चाहते हैं तो रेशियो से बन जाएगा। और रेशियो से मेथड से इजी मेथड आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? अच्छा सॉल्व को 2 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न में बहुत सारे लड़का क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर मान रखेंगे, फिर ये करेंगे। इतना करने की आवश्यकता है नहीं। क्या बोला गया कि ए बी का मान तो दिया गया था, ए माइनस बी का भी मान दिया गया था। अब पूछा जा रहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ए प्लस बी तो ऑलरेडी आपके पास दिया गया 25, तो इसी का तो स्क्वायर पूछ रहा है 625, यानी 625 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये ग्रुप डी का प्रश्न है, लग रहा था ये थर्ड क्लास का प्रश्न है, लेकिन ये ग्रुप डी पे पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको देने का मकसद यही है मेरे दोस्त कि जो प्रश्न को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जो प्रश्न को बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे, वो सिंपल प्रश्न को देख के आप फार्मूला में बैठाने पे निकल जाएंगे। ये इसका करेंगे तो 25 का इस पर, यहाँ इस तरह करना नहीं है। सिंपल बार बार आपसे बताया जाए, प्रश्न को एक बार फुल पढ़िए और लॉजिक लगाइए, उसमें लॉजिक लग क्या रहा है, और उत्तर को साथ में लेके चलिए आप। ठीक है, तो सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया था, होल स्क्वायर करने में क्या जा रहा था, इसका तो कुछ काम ही नहीं था, ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया था। समझ गए? तो सिंपल प्रश्न को एक बार पढ़िए और उसको जज करना सीखिए। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न आप लोग कीजिएगा। यदि ये प्रश्न आप लोग वीडियो पॉज करके कीजिए, यदि कर पाए तो बेहतरीन आप लोग की तैयारी है। यदि नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। समझ गए? तो सिंपल मैं यहाँ से जब एक ये फैक्टर उठाता हूँ, मैं सिर्फ एक उठाता हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। ठीक है, तो रूट अंडर 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लोग को क्या देखने में लग रहा है, क्या ये नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना? यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे यही तो है, तब ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है यहाँ पे। ये आप पढ़े होंगे ना मेरे दोस्त, अरे ये आप पढ़े होंगे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यानी इसका वैल्यू 1 रखेगा, तो इसका वैल्यू 1 रखेगा तो 1 माइनस 2 साइन, यही तो निकल के आया। यानी कि इसका वैल्यू सिंपल आप बोल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। समझ गए यहाँ से? तो यानी ये निकल के आया, यानी हम इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला इसी का तो होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यही तो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सिंपल हम करने का मतलब है, ये रूट स्क्वायर हट जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ गए? यानी इसका वैल्यू जो निकल के आया मेरे दोस्त, साइन थीटा वैल्यू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ गया? यानी कि एक का वैल्यू, इसका सिर्फ वैल्यू क्या निकल के आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यदि इसका वैल्यू ये निकल के आया तो क्या मैं इसको यहाँ से ये लिख सकता हूँ, यदि ये प्लस में है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब इसका वैल्यू निकल के आया तो इसका वैल्यू तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। यदि ये माइनस में ये प्लस में है तो ये प्लस में उत्तर होगा इसका, होगा या ना होगा? तो यानी हम प्लस यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे बेटे में क्या था, 2 टेन थीटा था, तो 2 टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को यही तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा बेटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बेटे कॉस थीटा, ये फार्मूला बेसिक है, याद रखना बहुत जरूरी है ये आपके लिए। तो साइन थीटा बेटे कॉस थीटा। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे की ओर चलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इजिली, ये प्लस माइनस है तो ये हट जाएगा, यानी 2 साइन थीटा बेटे 2 साइन थीटा बेटे कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन साइन चला गया, ये आपका ऊपर चला जाएगा, इजिली आपका आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो सिंपल एक का वैल्यू आपको निकालना था। यदि एक का वैल्यू आपका निकल गया था माइनस में, तो दोनों सेम ही है, सिर्फ माइनस का परिवर्तन है इसका। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते थे। यदि आप इससे भी नहीं है, यदि आप वैल्यू पुट करने में एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे 36 डिग्री ले लीजिए। 45 डिग्री नहीं रखिएगा, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 45 डिग्री आप रखिएगा तो साइन 45 और कॉस 45 का मान समान होता है, इसलिए आपको
भ्रमित कर सकता है। तो आप लोग 30 डिग्री मान के चलिए या 60 डिग्री मान के चलिएगा, तो उत्तर आपका इससे भी निकल जाएगा। और यदि आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर द्वारा इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। यदि समझ में नहीं आया एक बार में तो आप लोग इसको दोहरा के वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये फार्मूला यूज हो रहा है इसमें और ये फार्मूला यूज हो रहा है, दो फार्मूला और एक इसको आप सिंपली यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है अवलोकनों में 23, 27 ये संख्याएं दिया गया है, इसका बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है, पहली बात तो ये बहुलक वो होता है जो मैक्सिमम बार कोई संख्या रिपीट करे, मैक्सिमम बार कोई संख्या रिपीट करे उसी को बहुलक कहते हैं। तो इसमें से कौन सी संख्याएं हैं जो एक से दो बार या तीन बार या चार बार सबसे मैक्सिमम बार है। 23 को देख लेते हैं, क्या 23 और कहीं है, कहीं नहीं है, ये नहीं है। 27 है, जी हाँ 27 दो बार है, 27 आपका दो बार है। ठीक है, 38 का दो बार है, जी नहीं एक ही है। 42 जी नहीं, 27 जी है तो ये तो लिख चुके हैं। 58 नहीं है, 69 नहीं है, 71 नहीं, 45 यानी कि 27 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। 27 इज करेक्ट आंसर। बहुलक उसी को कहते हैं जो मैक्सिमम बार संख्याओं को रिपीट करवाए, उसी को बहुलक कहते हैं। ठीक, जैसे मान के चलिए 4, 6, 8, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 4 हो जाए। तो आपसे पूछा गया इसमें बहुलक क्या होगा, तो इसमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार है। तो आप देखिएगा 4, 1, 2, 3 मैक्सिमम बार 4 है तो इसका बहुलक 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करे उसे ही बहुलक के तौर पे आप लिख दीजिएगा। ठीक, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार है आपके पास, उसमें यदि आप 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो आप 25 किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ गए। अब बोला जा रहा है कि कार के ड्राइवर ने टैंक में 5.1/2 लीटर पेट्रोल भरा। तो आपको ये बताना है कि इतना पेट्रोल में कितना दूरी तय कर लेगा जब 1 लीटर में इतना दूरी तय कर रहा है। तो यानी 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 11/2 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, यानी 25/1 लीटर में इतना किलोमीटर, तो 11/2 में कितना किलोमीटर। तो यहाँ से आप इजीली 275 गुना कीजिएगा, 25 गुना 11 275/2। तो इसको 2 1 2 कीजिएगा, 2 तिया 6 और 2 7 14 2 5 10, यानी 137.5 किलोमीटर चल के गाड़ी रुक जाएगी। 137.5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, यानी कि 1 किलोमीटर में 25 किलोमीटर चल रहा था और 11/2 किलोमीटर यानी 5.5 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा ये आपको बताना था, चूंकि इसलिए पे आप लोग बना सकते थे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। सरल कीजिए, ये प्रश्न हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिलेंगे और आने वाले एग्जाम्स में भी एक एक प्रश्न देखने मिलेंगे। और एनटीपीसी जो आपका 12th लेवल जो एग्जाम हुए थे उसमें भी कोई कई शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो ये प्रश्न को आप लोग कंटेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो इसमें आप एक्स का वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको इजिली प्रश्न के अनुसार सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न के अनुसार चलेंगे, फिर बाद में मेथड पुट जो है पुटिंग तरीका से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसका सॉल्व कीजिएगा तो 2 से गुना करना पड़ेगा, ब्रैकेट है तो 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 3x² आ जाएगा, माइनस 48x आएगा, 24 गुना 2 करेंगे 48x, और प्लस 2 गुना यदि 12 करते हैं तो 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा 3x², यदि ब्रैकेट को हम हटाते जा रहे हैं तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12x², और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 तिया 39। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। ठीक, अब यहाँ से चलते हैं, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये दोनों कोई काम नहीं है, ये दोनों को हटाइए। माइनस 48x और माइनस कहिए, हाँ माइनस 12x कितना हो गया, माइनस 60x। ठीक है, ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और 39 और 34 जो हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, यानी -60x प्लस 63 इज करेक्ट आंसर। -60x और 63 इज करेक्ट आंसर। -60x सॉरी माइनस है, ये प्लस कहाँ पे है, माइनस में ये है, -60x प्लस 63 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, ये तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते थे, या आप इस तरह ना करना चाहे तो एक्स का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू हम 2 पुट कर लेते हैं, 2 पुट करने के बाद जो इसका उत्तर आएगा इसमें भी 2 पुट करने के बाद उतना ही उत्तर आना चाहिए, यही प्रूफ है और बनाने का नियम है। ठीक है, यदि 2 को करते हैं हम इजी, या आप इसको 2 को कर सकते थे, यदि हम करते हैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी बात आप वैल्यू पुट हम तुरंत कर ही देते हैं इसको। 2 दूनी 4 हो जाएगा, यदि इसमें एक्स का वैल्यू सब 2 पुट कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 2 बार से ये जाएगा। समझ गए ना, तो 6 6 दूनी 12 माइनस
48 प्लस 24, इसी प्रकार -3 हो जाएगा यहाँ, इसके प्रकार 4 प्लस 8 और -26। ठीक है, इसी प्रकार गुणा करके आपका जो भी उत्तर आएगा एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, उत्तर सेम आपका आएगा 100%। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 16 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि 12 अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात 27 है, इसी प्रकार 25 अनुपात वाई समानुपात वाई अनुपात 36 है, तो एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा आपको बताना है। समझ गए, इसका रेशियो आपको बताना है। तो यानी अनुपात है तो इसको बेटे में लिख सकते थे 12/x। समझ गए, ठीक है। तो इस प्रकार लिखने का मतलब है यानी कि अनुपात है तो इसको बेटे में लिख दिए, समानुपात मतलब बराबर, बराबर करें, समानुपात मतलब यही है ना कि ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो बराबर आना चाहिए, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो जो होगा अनुपात में मेरे दोस्त, ये वैल्यू बराबर होना चाहिए, एक्स का वैल्यू एक वैल्यू पुट करने के बाद। समझ गए, तो इजिली हम यहाँ से इसको लिख सकते थे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 12 × 27। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और इसको तोड़िएगा तो 4×3 = 12 और इसको 3×9 = 27। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया आपका, 2 में 1 लेना है तो 3 2 गो है तो इसमें 1 लेंगे, 4 2 गो है तो 2 का स्क्वायर होता है 2 लेंगे, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 लेंगे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया आपके पास 18। समझ गए, एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया आपके पास 18। अब इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 25 अनुपात है तो इसको बेटे में कीजिए, समानुपात बराबर कर दीजिएगा, वाई अनुपात है तो 36, तो यहाँ से कॉर्नर गुना कीजिएगा, वाई स्क्वायर बराबर 25 × 36। 2 में 1 लेना है तो वाई 25 का 5 का स्क्वायर है तो यानी 5 ले लेना है, 36 6 का 2 है तो यानी 6 ले लेना, वाई का वैल्यू क्या निकल के आया 20। समझ गए यहाँ से, ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकल चुका है, तो हमको मेरा अनुपात क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू 18 था, वाई का वैल्यू 30 था, इसका अनुपात 6:5 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, या तो आप नहीं चाहते तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन उतना जाना नहीं है, इसको मेथड तौर पे सिंपल उपयोग कीजिएगा तुरंत बन जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। आदित्य ने 5.5 लाख रुपए में, सॉरी 5,50,000 रुपये में एक फ्लैट खरीदा, उसने इसने रंगाई और मरम्मत पर 25,000 रुपये एक्स्ट्रा उसमें खर्च किए। यदि उसने इसे 5,37,625 रुपये में बेचा है तो उस आपको ये बताना है कि उसका हानि कितना हो रहा है। यानी कि एक फ्लैट जो खरीदा था 5,50,000 में, क्या मैं बोल सकता हूँ 5,50,000 में फ्लैट खरीदा, और फ्लैट खरीदने के बाद इसमें और पैसा खर्चा किया ये 25,000 रुपया, यानी कि पेंट करने में और कोई मरम्मत कुछ काम होगा उसको पेंट करने में, तो टोटल कितना रुपया खर्चा इस फ्लैट पे कर चुका है ये, तो टोटल आप बोलिएगा 5,75,000 रुपया टोटल खर्चा हो चुका है। तो ये यानी इसका क्या होगा, यानी क्या होगा फ्लैट का मूल्य होगा टोटल, फ्लैट का मूल्य टोटल हो जाएगा कितना 5,75,000। समझ गए, यानी एक फ्लैट को बनाने में टोटल खर्चा इसके पास जो आया 5,75,000 आया। ठीक है, अब एक ग्राहक आया, उसने ये फ्लैट को 5,37,625 रुपया में बेच दिया। समझ गए, 5,37,625 रुपया में ये फ्लैट को बेच दिया। अब आपसे पूछना है कि कोई भी फ्लैट के पीछे आप 5,75,000 खर्चा किए और 5,37,625 रुपया में ही बेच दिए, कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा, नुकसान होगा ना, कितना नुकसान होगा, तो इसको इसमें माइनस कीजिएगा, तो 37,375 रुपये का नुकसान हो जाएगा। नुकसान किस पे हो रहा है, यदि परसेंटेज निकालना है तो नुकसान इस पे हो रहा है टोटल मूल्य पे, यानी 5,75,000। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आपको 100 से गुना करना पड़ता है, तो ये दोनों उड़ा दीजिएगा। यदि इसको आप करते हैं तो 5 × 5, 5 × 5 = 25, ये चले जाएगा, 5×7 = 35 हो जाएगा, ये 5×4 = 20। ठीक है, 5×7 = 35, 5×6 = 25। ठीक है, यहाँ से निकल गया आपका। फिर यहाँ से आप करते हैं तो 5×2 = 10, 5×3 = 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से करते हैं तो 5×1 = 5, 2 हो जाएगा, 5×4 = 20, 5×9 = 45, 5×25 यानी 1495। यदि आप इससे में भाग देते हैं तो कितना बार में ये लगभग जाएगा, आप यहाँ से ऑप्शन से देख सकते हैं। यदि 7 से ले जाएं तो 7×21 = 2, 7×2 = 14, नहीं 7 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 नहीं होगा। 6 लेते हैं, 6×3 = 18, 1 6×2 = 12, 1 13, यानी हाँ 6 हो जाएगा, यानी 6 इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, अरे समझ गए, ठीक है।
तो यहाँ से इजीली इतना भाग ना देके आप ऑप्शन से इकाई अंक देख के इसको लगभग में बता भी सकते थे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी थी पी और क्यू। ठीक है, दो रेलगाड़ी पी क्यू जिसकी लंबाई 300 मीटर और 340 मीटर है। दो पी और क्यू ट्रेन थी। ठीक है, इसकी लंबाई 300 मीटर थी और इसकी लंबाई 340 मीटर थी। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरे की ओर जा रही है, यानी ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है। ठीक है, पी और क्यू का चाल भी दिया गया है, यानी पी जो इधर से जो जा रहा है मेरे दोस्त 35 मीटर पर सेकंड की गति से जा रहा है और क्यू जो इधर से जा रहा है 45 मीटर पर गति से जा रहा है। ठीक है, जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि एक दूसरे को जब वो क्रॉस करेगा, एक दूसरे को जब क्रॉस करेगा, पार करेगा, तो कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको जानकारी होना चाहिए कि कोई भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में, यानी एक इधर से जा रहा है और वो दूसरा सामने से आ जा रहा है, यानी कोई भी ट्रेन यदि विपरीत डायरेक्शन में चलता है तो चाल हमेशा इसका जुटेगा। समझ गए? चाल हमेशा जुटेगा। और कोई भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में, मान के चलिए पूर्व दिशा में जा रहा है तो पूर्वी दिशा में दोनों जा रहा है, तो इसका चाल घटेगा, इसका चाल घटेगा। ठीक है, लेकिन परंतु ये दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगी, हमेशा जुटेगी। ठीक है, यानी ट्रेन चाहे विपरीत जा रहा हो या अपोजिट आ रहा हो, लंबाई हमेशा जुटेगा, लेकिन चाल में अंतर हो जाएगा कि यदि डायरेक्शन अपोजिट है तो चाल जुटेगा, डायरेक्शन सेम है चाल घटेगा। ठीक है, तो ये मेथड अपना लिए तो आपको कोई भी आपका ट्रेन और डिस्टेंस में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या जा रहा है ये तो विपरीत आ रहा है, चाहे वो विपरीत जाए या सेम जाए, लंबाई तो जुटेगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा टोटल मिलकर, यानी 640 मीटर। यही तो लंबाई हो गया टोटल 640 मीटर। ठीक है, विपरीत जा रहा है, अरे विपरीत आ रहा है ना, तो विपरीत आ रहा है, क्या चाल जुटेगा? जी जुटेगा। पहले कितना था 35, ये भी 45, तो जुट के कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। कितना समय पर, यहाँ मीटर से मीटर चल गया, सेम सेकंड है तो सेकंड ऊपर चले जाएगा, यानी 8 8 64, 8 सेकंड इज करेक्ट आंसर। यानी 8 सेकंड में दो गो जो ट्रेन है ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस भली भांति कर जाएगी 8 सेकंड। समझ गए? तो सिंपल ये मेथड आपको याद रखना है कि कंडीशन क्या अप्लाई होने वाला है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 3 सबके लिए बराबर है, चाहे अपोजिट हो सेम हो, लंबाई हमेशा जुटेगा कोई भी परिस्थिति में। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। यदि एक समबाहुभुज के 65 विकर्ण है तो उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, आपको बताना है। तो कोई भी बहुभुज के विकर्ण की संख्या आप कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? n इंटू एन माइनस 3 बटे 2। अरे इसी तो विकर्णों की संख्या आप निकालते हैं, विकर्णों की संख्या निकालते हैं तो इसी यही प्रकार बोला गया 65 विकर्ण है इसमें, है ना। तो यहाँ से कितनी भुजाएं हैं, कितनी यहाँ से निकल जाएगा मेरा, तो क्या निकला एन स्क्वायर माइनस 3n बराबर 130। यदि 65 गुना 2 कीजिएगा तो 130 आ जाएगा। तो n के जगह पे आप क्या रखना पसंद कीजिएगा जो 130 का वैल्यू बराबर हो जाए। यदि n के जगह पर हम 10 रखते हैं तो 10 10 100, और 100 में घटाएंगे तो हमेशा 100 से नीचे जाएगा, यानी कि ऐसा संख्या रखना है जो 130 से ऊपर हो जाए, जो माइनस करके 130 आ जाए। यानी यदि हम 12 रखते हैं, 12 12 44 से 12 3 36 करते हैं तो ये भी नहीं होगा। 13 रखते हैं तो 13 13 29 है, 13 3 39 करते हैं तो पक्का 130 आ जाता है, यानी कि एन का वैल्यू 13 आ गया आपके पास। समझ गए? यहाँ से यदि एम का वैल्यू आपके पास 13 आ गया तो पूछा आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाता है? आंतरिक कोणों का लिख देता हूं, आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाएगा 2m माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अरे यही तो आंतरिक कोणों का प्रत्येक पूछा जाए तो n से भाग दे देंगे, लेकिन आंतरिक कोणों का योग पूछा जा रहा है 2n माइनस 4 90 डिग्री। समझ गए? यहाँ से ये मेरा आंतरिक कोणों का योग, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। ये भी फॉर्मूला है विकर्णों की संख्या, ये भी याद रखना है। ये आंतरिक कोणों का योग है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो n का मान क्या निकला 13, 13 दूनी 26 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, यानी ये 22 हो जाएगा। 22 इंटू 90 कितना हो जाएगा 1980 इज करेक्ट आंसर। यानी इसका जो भी कोणों का योग होगा 1980 इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए?
तो सबसे पहले आपको भुजा निकालना होगा, यहाँ से सबसे पहले यही याद करना होगा कि कितनी भुजाएं हैं इसमें। भुजाएं निकल गया तो इजीली आप इसमें कोणों का योग निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसमें दो फार्मूला अधिकतर यूज करना था, हालांकि एक ही फार्मूला पे प्रश्न पूछा जा रहा था, लेकिन रेलवे का कोई ठार नहीं कहाँ से प्रश्न उठा के दे दे। ठीक है, इसलिए आप लोग को पूरी तरह तैयार रहना है सब चीज से। चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न की ओर। राज्य ने 10% की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 14,000 रुपये का निवेश किया, तो उसे प्राप्त राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, रेट आपके पास दिया गया था 10%, टाइम दिया गया था 1 साल। ठीक है, और साफ साफ ये भी बोल रहा था कि अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक मतलब क्या है कि सालाना ब्याज नहीं लग के 6 महीना में ब्याज लग रहा है। तो इसको साल भर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको दो से गुना, अर्धवार्षिक है ना, 2 से गुना यानी 2 साल ये हो गया, और रेट को 2 से भाग देना पड़ेगा 5%। ठीक है, यदि यहाँ तिमाही होता तो रेट को 4 से भाग, तिमाही मतलब 3 महीना, समझ गए। 3 चौक 12, 4 से रेट करना पड़ता, 4 से गुना करना पड़ता टाइम से। तो यहाँ इजिली हम देख सकते थे रेट आपका जो फाइनली निकल के आया 5% निकल के आया, और टाइम जो फाइनली निकल के आया 2% से निकल के आया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, उससे प्राप्त धनराशि कितना होगा, यानी ये इसका मिश्र धन पूछ रहा है। इसका मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन क्या हो जाता है, मिश्र धन क्या हो जाता है, अरे यही तो मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन तो ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो सबसे पहले यहाँ ब्याज निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल ये दोनों को गुना कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट 10% आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2 साल के लिए आप लोग के लिए ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे, 5 दूनी 10, 10 लिख दीजिए। रेट का स्क्वायर करना है, 5 पचे 25, 25। यदि रेट का स्क्वायर यदि 2 अंक है तो यहाँ दशमलव दे सकते हैं, यदि यहाँ 3 अंक था तो आगे वाले जो अंक एगो है ये इसमें जुट जाता, समझ गए। लेकिन इसमें है नहीं, मात्र 2 अंक है, तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला आपका 10.25% निकला ना, कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25%। तो इसका ब्याज कितना निकल जाएगा मूलधन में 14,000 में, तो 14,000 का 10-25 पर कीजिएगा, दशमलव उड़ाएंगे 100, और परसेंटेज का मतलब ये परसेंटेज तो ही है, तो यहाँ से 3 जीरो चला गया, 2 से ये 7 चले जाएगा, 2 से ये 5 चले जाएगा, तो यानी 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, यहाँ से तो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, यानी आपका सिर्फ इंटरेस्ट जो निकला, आपका जो ब्याज निकला, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज जो सिर्फ निकला वो 1435 रुपया निकला। तो मिश्र धन क्या हो जाता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना था 14,000, और ब्याज कितना था 1435। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा 15,435, यानी 15,435 आपका मिश्र धन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, समझ गए यहाँ से। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम ब्याज निकालें, यदि यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकालना चाहते थे कि हम डायरेक्ट यहाँ से निकालना चाहते हैं मिश्र धन, तो 14,000 का 10.25 था ना, तो 100% तो आप हमेशा मूलधन मान के चलते हैं, तो 100 यदि इसमें जोड़ दीजिएगा तो 110.25, यानी इसका यदि आप लोग कर देते हैं यहाँ से, तो डायरेक्ट आप लोग का यहाँ से उत्तर इतना निकल के चले आता। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम इसको नहीं किए कि ज़्यादा आप लोग के लिए कैलकुलेशन और थोड़ा सा समझने में परेशानी होगा, इसीलिए डायरेक्ट मैं पहले ब्याज निकाला, ब्याज निकाल कर डायरेक्ट मूलधन में जोड़ दिया, तो वही मिश्र धन का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन आप लोग का। इसका पीडीएफ चाहिए या कोई भी नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी ग्रुप डी वाले के लिए बच्चे हैं A to Z। और मैथ्स में कोई भी टॉपिक चेंज नहीं होता है, मैथ्स वही है, सिर्फ नंबर फिगर चेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग मैथ्स मैजिक से जुड़िए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका बहुत जल्द टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज आप लोग का MCQ के माध्यम से चैप्टर कंप्लीट होगा, तो बहुत जल्द वो लॉन्च होने वाला है आप लोग के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।